हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDLA 136 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन। इससे पहले इस यूनिट की और फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, वार्तालाप और वार्तालाप पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रस्तावना आ जाएगी जो हम इससे पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं कंप्लीट। तो गाइस अब हम टॉपिक से ही स्टार्टिंग करेंगे इस यूनिट की, और ये है हमारा टॉपिक वार्तालाप। तो यहाँ पर एक तरह से वार्तालाप दे रखा है। अब हम यात्रा की तैयारी विषय पर एक वार्तालाप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे पढ़ने पर आप देखेंगे कि बातचीत में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है और भाषा के लिखित रूप से संवाद की भाषा कैसे भिन्न होती है। तो ये वार्तालाप है, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी। वार्तालाप की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने लिख रखी है यहाँ पर, बस ये पढ़ूंगी मैं। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई वार्तालाप लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। ये जैसे कि वार्तालाप लिखा हुआ है, मतलब दो लोग जब बातचीत करते हैं तो उसी को हम वार्तालाप कहते हैं, बातचीत को वार्तालाप कहते हैं। लेकिन जब हम उसको लिखित रूप में देखते हैं, जब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रतिभा है, एक श्रीमती वर्मा है, मनीष है, और ये पर्यटन के बारे में मतलब जा रहे हैं, उसके बारे में पर्यटन अधिकारी है। तो इन सबके बीच वार्तालाप हो रहा है। तो जब ये लिखा गया बुक में तो उसको हम संवाद कहेंगे, संवाद लेखन। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिख कर भी, मतलब वो हम अपने माइंड में सोच कर भी बना सकते हैं। और कोई वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ने सच में बोले हों और उनको वैसे का वैसे ही हमने संवाद लेखन में अपने यूज कर लिया हो। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न हो सकती है। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की भाषा से ज्यादा संतुलित और सागर्भित या फिर अर्थपूर्ण होगी। जैसे कि भाषा में, हर किसी की भाषा में, कोई भी व्यक्ति हो उसकी भाषा में फर्क होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा में फर्क होता है। जैसे कि एक अध्यापक की और एक स्टूडेंट की और एक टीचर की भाषा में फर्क होता है, वैसे ही जो वार्तालाप लिखे जाते हैं उनकी भाषा में भी फर्क होना चाहिए। जब हम मतलब संवाद लेखन करेंगे तो उसमें हर किसी की भाषा में फर्क होना चाहिए। ये नहीं कि सबकी भाषा सेम एक जैसे की लिख दी, मतलब वार्तालाप बोल कोई और रहा है और भाषा सबकी एक जैसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल बताया जा रहा है, एक पुलिस अधिकारी की भाषा एक अपराधी की भाषा में काफी अंतर होगा। कहने का तात्पर्य है कि संवाद लेखन में पात्रों की जो भाषा है वो उनकी उम्र, कार्य, स्थिति आदि का ध्यान रखना चाहिए उनकी भाषा में। इसी को हम कॉर्ड मिक्सिंग भी कहते हैं। कॉर्ड मिक्सिंग टॉपिक हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे कॉर्ड मिक्सिंग पर। तो चलिए, ये तो हमारा वार्तालाप था, ये कंप्लीट हो चुका है। वार्तालाप पर चर्चा। वार्तालाप किस तरह से किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है, तो उसमें चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है पारस्परिकता, दूसरी होती है गतिशीलता, तीसरी होती है अनौपचारिकता, चौथी होती है सहजता। पारस्परिकता मतलब दो लोगों के बीच संवाद होता है, तो इसलिए पारस्परिकता की, दो लोगों को एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि आपसी बातचीत में अच्छी होनी चाहिए उनकी आपसी बातचीत। फिर उसके बाद दूसरी है गतिशीलता। तो गतिशीलता मतलब उनकी बातें एक दूसरे को समझ आनी चाहिए और फिर वो जब समझ आएंगे तभी वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकेंगे, तो ये गतिशीलता हुआ। फिर अनौपचारिकता, तो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो अनौपचारिकता आ जाती है भाषा में। फिर भाषा में सहजता होनी चाहिए। अब इसमें बताया जाएगा कि इस वार्तालाप का विश्लेषण करेंगे और इसमें ये देखने को मिलेगा वार्तालाप में कहीं कहीं पर अंग्रेजी के शब्दों वाक्यों का भी प्रयोग हो जाता है, जिन्हें हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। जब किसी दूसरी भाषा, मतलब किसी भाषा, कोई भाषा हम बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलना है तो उसमें किसी दूसरी भाषा के शब्दों का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं या फिर वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं तो उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। कहीं पर शब्दों का उच्चारण बदला हुआ होता है और कहीं बातों में अनुतान एवं बालाघात का भी प्रयोग किया जाता है। अनुतान, जो भी हम इससे पहले वाली जब वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट वीडियो इस यूनिट की, तो उसमें अनुतान पर डिस्कशन की थी। अनुतान क्या होता है, तो अनुतान वो होता है जब हम हमारे बोलने का ढंग किस तरह से हम बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, अलग अलग वाक्य दे रखे हैं जिसका अनुतान अलग अलग है। वह, ये तो अच्छी खबर दी आपने, तो ये आश्चर्य होगा, आश्चर्य से संबंधित वाक्य है, इसमें आश्चर्य आ रहा है। तो ये हमारा अनुतान, हम जिस तरह से जब भी हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारी जो बात करने का ढंग होता है वो अलग होता है। फिर हम सैड होते हैं तो वो बात करने का तरीका और ढंग हमारा अलग होता है। फिर जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, जैसे कि पापा जयपुर चलिए ना, इसमें अनुरोध हो रहा है, तो हमारा बात करने का ढंग अलग होगा। फिर हम मतलब असहमति जताते हैं तो इसमें होगा, क्या जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर मरना है क्या, तो ये हमारी असहमति जताने की बात हो गई। तो इस तरह से अनुतान होना चाहिए वार्तालाप में। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आएगा बालाघात।
तो बालाघात का मतलब होता है बातचीत करते हुए हम शब्दों या वाक्य में हर जगह बल नहीं देते। मतलब जब हम बातचीत करते हैं तो शब्दों में कहीं कहीं पर या फिर किसी किसी वाक्य पर हम बल देते हैं। और जब कहीं कहीं पर ही बल देते हैं, ये नहीं है कि हम सारे वाक्यों पर बल देना। अगर हम सारे वाक्यों पर बल देंगे या फिर सारे शब्दों पर बल देंगे तो वो हमारा बालाघात नहीं होगा। जब हम बात करते समय किसी महत्वपूर्ण शब्द पर या फिर किसी महत्वपूर्ण वाक्य पर बल देते हैं तो उसी को ही बालाघात कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशांत। प्रशांत एक लड़का है और उसने कहा अपने पापा से, पापा जयपुर चलिए ना। जयपुर मतलब बल देना, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर डालकर बोलना। तो ये हमारा बालाघात हो जाएगा। फिर उसके बाद मनीष, कैसी जगह चुनी है। मनीष उनके पापा होंगे तो वो कहते हैं कैसी जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा वो हो जाएगा बालाघात। अब इसके बाद ये बालाघाट का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये है कि संवाद, अच्छी संवाद रचना के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने लिख रखे हैं आपके लिए और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। संवाद, इसका आंसर में है फर्स्ट पॉइंट, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। फिर दूसरा इसका पॉइंट है संवादों में रोचकता एवं सरलता होनी चाहिए। मतलब संवाद जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये तो बनावटी है। और फिर उनमें सरलता भी होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, उनको पढ़ने में मजा आना चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की होनी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा कठिन शब्दों तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अप्रचलित शब्द, जो शब्द यूज में ना आते हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शब्द इजी शब्दों और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इजी शब्दों को लाना चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर होना चाहिए। तो समझ आ गया जो अभी मैंने ऊपर बताया है, पहले बता चुकी हूँ मैं। संवादों में जो भी संवाद होते हैं उनकी कैरेक्टर के हिसाब से उनकी भाषा होनी चाहिए। ये नहीं कि सबकी भाषा, जैसे अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा भी अच्छी व्यवस्थित होनी चाहिए, हो गई, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, उनकी भाषा भी व्यवस्थित हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, या कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। समझ आ गया होगा। किसी भी स्थिति को अच्छे से स्पष्ट कर सके। जिस विषय पर लिखे जा रहे हैं वो संवाद या फिर जिस स्थिति पर लिखे जा रहे हैं उसको अच्छे से स्पष्ट कर सके, उसको लोग पढ़ के समझ सके कि किस बारे में बात हो रही है। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य, विनोद या फिर हंसी मजाक का भी समावेश होना चाहिए। ये नहीं कि बस सीरियसली संवाद लेखन हो गया है, सीरियस बातें आ गई हैं, उसमें हंसी मजाक तो है ही नहीं, तो ऐसे तो रोचकता आएगी ही नहीं। उसमें रोचकता होनी चाहिए। तो रोचकता तभी आती है जब व्यंग्य, विनोद या फिर हंसी मजाक का प्रयोग होता है। फिर व्यवस्थित मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग होने चाहिए। जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग मुहावरों का प्रयोग कर लेते हैं ना, वैसे ही संवाद लेखन में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। तो जब हम मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग संवाद लेखन में करेंगे तो उसमें सजीवता आएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी की रियल लाइफ से रिलेटेड बातें ही चल रही है। जैसे रियल लाइफ में कोई बातें करता है वैसे ही उसी से लेकर लिखी गई है संवाद लेखन में बातें। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा जाना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है प्रशांत, तो ये प्रशांत ने बोला ये संवाद, तो उसका नाम दे रखा है, पहले लिख रखा है। फिर मनीष ने बोला तो उसका दे रखा है। तो इस तरह से लिखा होना चाहिए। अब इसके बाद कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग वही है जो मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ। जब किसी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों या फिर वाक्यों का प्रयोग हो जाता है तो उसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि कोड मिक्सिंग क्यों होती है, किस कारण से होती है कोड मिक्सिंग। तो कोड मिक्सिंग का कारण पहली बात तो संप्रेषण होता है। संप्रेषण यानी कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। अब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और किसी को कोई बात समझ नहीं आती, अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ आएगी तो हम उसको फिर किसी और भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आएगी तो हम उसको दूसरी भाषा में। तो इस तरह से भी हम कोड मिक्सिंग का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हो जाता है इसका कारण कि हमारे व्यवहार में कुछ शब्द होते हैं जिनको मतलब जैसे हम नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं और हम उसमें जब हम नॉर्मल किसी से बात करते हैं तो हम इंग्लिश और हिंदी के शब्दों का मिलाकर प्रयोग करते हैं, मिक्स करके प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमेशा से होता है कुछ लोगों के साथ। तो उसमें बताया जा रहा है कि जब लोग कोड मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पर है, जब लोग कोड मिक्सिंग करते हैं तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो कोड मिक्सिंग मतलब किस तरह से बात कर रहे हैं, वो कोड मिक्सिंग हो रही है नहीं हो रही है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, उनको नहीं पता होता है कि वो शब्दों को मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं। अब कोड मिक्सिंग के और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे दे रखा है हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों के लिए किए गए प्रयोग थे। मतलब ज्यादातर जो हिंदी भाषा है उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है अंग्रेजी के शब्दों का। इसमें ये बताया जा रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति हिंदी भाषी
अपने वार्तालाप में अंग्रेजी के शब्दों वाक्यों का कमोबेश प्रयोग करता है, मतलब ज्यादातर प्रयोग कर लेते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं हिंदी भाषा के, वो इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो उसके क्या कारण होते हैं? तो पहला कारण तो उसका एक है, हिंदी भाषा में अनेक अंग्रेजी शब्द हूबहू प्रचलन और स्वीकार कर लिया गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में उनको वैसे का वैसे ही, जैसे वो इंग्लिश में थे वैसे का वैसे ही उन्हें हिंदी में भी स्वीकार कर लिया गया है। जैसे कि रेल हो गया, स्टेशन, पैन, ग्लास, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, टीवी, ये सारे शब्दों को हिंदी में वैसे का वैसे प्रयोग कर लिया है। दूसरा इसका जो कारण होगा वो ये है कि अंग्रेजी के शब्द अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संपर्क भाषा के रूप में उपलब्ध हो गए हैं। आपने देखा होगा जो इंग्लिश है वो अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज को एक संपर्क कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो जैसे कि दक्षिण, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं उत्तर भारत के लोगों को नहीं आती और उत्तर भारत की जो भाषा है वो दक्षिण भारत के लोगों को नहीं आती। तो फिर वो कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, किस तरह से बात करेंगे? तो इंग्लिश भाषा जो है वो कम्युनिकेशन की भाषा बन गई है, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो जब दक्षिण भारतीयों को भी इंग्लिश आएगी और उत्तर भारतीयों को भी इंग्लिश आएगी तो वो दोनों इंग्लिश भाषा के माध्यम से अपनी बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। फिर तीसरा इसका एग्जाम्पल दे रखा है अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा। अंग्रेजी में ज्यादातर इंग्लिश में शिक्षा एजुकेशन दी जा रही है, इंग्लिश एजुकेशन की बात की जा रही है, ज्यादातर इंग्लिश की ही शिक्षा दी जा रही है। तो ये इसका बड़ा कारण है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका ये अभ्यास आ जाता है और प्रांतीय विशेषताएं। तो प्रांतीय भाषा, हर प्रांत की अपनी एक अलग भाषा होती है। हिंदी भाषा के भी कई रूप है। जैसे कि जो राज्य होते हैं, हर राज्य की, जैसे हमारे भारत में देख लीजिए, जगह जगह पर अलग अलग बोलियों का समावेश मिलेगा आपको, अलग अलग बोलियां देखने को मिलेंगी। उत्तर की भाषा अलग, ये नहीं कि उत्तर भाषाएं अलग हैं और साउथ की भाषाएं अलग है। थोड़ी थोड़ी दूर कदम चलकर भी आपको अलग अलग बोलियां देखने को मिलेंगी। भाषाओं में भी बहुत सारी बोलियों का समावेश हो जाता है। कहीं की, जैसे कि आप यूपी की हिंदी बोली देख लीजिए और मध्य प्रदेश की देख लीजिए, अलग अलग होंगी। अब बिहार की देख लीजिए, यूपी की देख लीजिए, बिहार की देख लीजिए, है तो वो हिंदी भाषा ही, लेकिन उसमें जो बोली का जो मिश्रण होता है वो हर जगह का अलग अलग होता है। तो ऐसे इसमें बताया जा रहा है, हर प्रांत की अपनी अलग भाषा, अलग बोली होती है। भाषा के कई रूप हो सकते हैं। समस्त उत्तर प्रदेश की भाषा होते हुए बनारस और लखनऊ की बोलचाल की हिंदी में आप बहुत अंतर पाएंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दे रखा है कि भाषा, अब मैंने तो आपको उत्तर प्रदेश बिहार का और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की शहर ही है बनारस और लखनऊ। और फिर भी इसमें बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की भाषा है, पूरे उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, लेकिन आपको लखनऊ और बनारस की जो भाषा है हिंदी, वहां पर भी हिंदी बोली जाती है, लखनऊ में भी और बनारस में भी, लेकिन वहाँ की जो बोली है, मतलब बोलचाल की हिंदी जो है वहाँ की, वो बहुत ज्यादा अलग है नॉर्मल हिंदी से। उत्तर प्रदेश की भाषा की हिंदी से बहुत ज्यादा अलग है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें फर्क क्या होता है, किस तरह से अलग होती है। तो पहला फर्क तो इसमें होता है लहजे का, और दूसरा प्रांतीय शब्दों का। भाषा में किस तरह से फर्क आ जाता है। तो ये एक तो लोगों के बोलने का ढंग जो होता है उसे हम लहजा कहते हैं, अनुदान भी कह सकते हैं, लहजा भी कह सकते हैं। तो वो हमारा लहजा हो जाता है। और दूसरा प्रांतीय शब्द हो जाते हैं, जो कुछ प्रांतीय शब्द होते हैं, किसी जगह के शब्द होते हैं, बोली होती है, तो वो शब्द हो जाते हैं। जैसे कि बनारस का व्यक्ति जब हिंदी बोलेगा तो बनारस क्षेत्र के शब्द व लहजे का प्रयोग करेगा, और जब दक्षिण प्रांत का रहने वाला व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो उसकी हिंदी में वचन की गड़बड़ी झलकेगी। आपने देखा होगा साउथ के जो लोग होते हैं ना, उनमें वचन यानी कि आप लिंग होता है, वचन को हम लिंग भी कह सकते हैं, मेल फीमेल, तो इसकी गड़बड़ी उनकी भाषा में देखने को मिल जाती है। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद है हिंदी शैली, उर्दू शैली। तो हिंदी शैली और उर्दू शैली का प्रयोग ज्यादातर हिंदी में अरबी फारसी के तुर्की के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी लिखते समय या बोलते समय कुछ लोग तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जो लोग शुद्ध हिंदी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो वो लोग संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलते समय या फिर लिखते समय। वो लोग उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अरबी फारसी के तुर्की के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों गलत नहीं होती, दोनों ही सही होती हैं। जो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जो लोग संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं हिंदी शैली, उनकी शैली हिंदी शैली हो जाती है। और जिन्हें हम अरबी फारसी और तुर्की के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो लोग, उनकी शैली हो जाती है उर्दू शैली। समझ आ रहा होगा आपको। जो लोग शुद्ध हिंदी के शब्दों यानी कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हिंदी शैली कहलाएगी, और जो अरबी फारसी तुर्की के शब्दों का प्रयोग करेंगे वो उर्दू शैली कहलाएगी।
जहाँ तक हिंदी भाषा में बातचीत करने का सवाल है, दोनों शैलियाँ सही हैं। आपको समझ आ गया। उर्दू के भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज ले लिए गए हैं, लेकिन उनको अगर हम संस्कृत में देखें, जैसे कि जरूरत हिंदी में भी बोला जाता है, और इंग्लिश कह रही हूँ, संस्कृत में संस्कृत का शब्द है आवश्यकता, तो आवश्यकता भी हिंदी का ही शब्द माना जाता है। तो ये जो शैली हो जाएगी, हिंदी शैली हो जाएगी, उर्दू शैली हो जाएगी। ठीक है। वैसे तो आमतौर पर बातचीत में दोनों का मिला जुला रूप ही देखने को मिलता है। अब इसमें बताया गया है कि आम बातचीत में जब हम बातचीत करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो हिंदी शैली और उर्दू शैली दोनों का रूप हमें देखने को मिलता है, और ये दोनों शैलियाँ ही सही होती हैं। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं उर्दू शैली के और हिंदी शैली के। जरूरत उर्दू शैली, हिंदी शैली में आवश्यकता। फिर दाखिला, कोशिश, लफ्ज, एहसास, दिमाग, ये सारे उर्दू के शब्द हैं, और इन्हीं को ही हम हिंदी में किस तरह से कहते हैं, मतलब संस्कृत शब्दों में हिंदी शैली में किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो आवश्यकता, प्रवेश, प्रयास, शब्द, महसूस, मस्तिष्क, ये सारे और आगे भी बहुत सारे दे रखे हैं। तो गाइज इसके बाद यहाँ पर अभ्यास आ जाएगा, अभ्यास 7, और हिंदी शैली उर्दू शैली के शब्दों को उसमें पहचानना है, ये आ जाएगा आपका, और सारांश आ गया। ये टॉपिक और ये यूनिट भी यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।